मुझे आज जिस सब्जेक्ट पे बोलना है, जिस किताब पे बोलना है, वो है कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र। कौटिल्य अर्थशास्त्र लगभग 2400 साल पहले, 2400 साल पहले लिखी गई एक किताब है जो कौटिल्य ने लिखी थी। कौटिल्य का जन्म, मैं अच्छा पूरी प्रेजेंटेशन को बताता हूँ कि मैंने किस तरीके से प्लान किया है। सबसे पहले हम लोग कौटिल्य का जन्म, उसकी जीवनी को समझेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरीके से ये कौटिल्य अर्थशास्त्र मेरे जीवन में आई और किस तरह से मैं इसके साथ कनेक्ट हुआ। उसके बाद हम लोग कौटिल्य ने जो 2 किताबें लिखी हैं, कौटिल्य अर्थशास्त्र और नीति, इसके बारे में बात करेंगे और इसके कुछ सूत्रों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से कौटिल्य अर्थशास्त्र के साथ मेरा कनेक्ट है। मैं कनक जी को लगभग 2016-2017 से फॉलो कर रहा हूँ और मुझे ये पता चला कि कनक जी के जो मेंटोर हैं वो राधा कृष्ण पिल्लई जी हैं। तो मैंने जानने की कोशिश करी कि राधा कृष्ण पिल्लई जी किससे एनर्जी लेते हैं। तो मुझे पता चला कि राधा कृष्ण पिल्लई चिन्मय मिशन से जुड़े हुए हैं और वो कौटिल्य अर्थशास्त्र का उन्होंने वहां पे अध्ययन करा। तो मुझे बड़ा क्यूरियोसिटी हुई कि जो गुरु हैं, गुरु के गुरु और उनके ज्ञान का स्रोत कौटिल्य अर्थशास्त्र, तो उसको जरूर पढ़ना चाहिए। तो मैंने 2017 में कौटिल्य अर्थशास्त्र ढूंढ करके कहीं से व्यवस्था करके मंगवाई और फिर मुझे पता चला कि कौटिल्य अर्थशास्त्र जिस सोच के साथ मैंने मंगवाई थी कि अर्थशास्त्र यानी उसके अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड ही सब कुछ होगा, ये बिल्कुल गलत था। मतलब उसके अंदर अर्थशास्त्र मतलब अर्थ के बारे में, कर के बारे में, टैक्सेस के बारे में लिखा गया है, कोष के बारे में लिखा गया है, बट वो उस तरह से नहीं लिखा गया जिस तरीके से मैंने सोचा था। तो समहाउ फिर भी मैंने इसको पढ़ा और पढ़ने के बाद मैं इसको बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाया अपने प्रोफेशन के साथ। तो आज मैं ये भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और अब मैं बात करता हूँ कौटिल्य के बारे में। कौटिल्य का एक दूसरा नाम है चाणक्य। कौटिल्य का नाम कौटिल्य कैसे पड़ा? कौटिल्य कौटिल ब्राह्मण थे, इनका गोत्र कौटिल था और क्योंकि कौटिल ब्राह्मण थे तो इसीलिए उनका नाम कौटिल्य पड़ा। और चाणक्य कैसे पड़ा? क्योंकि चणक इनके पिता का नाम था और चणक के पुत्र होने की वजह से इनका नाम चाणक्य पड़ा। लगभग 375 बीसीई में इनका जन्म हुआ। 2400 साल पहले इनका जन्म हुआ। गांधार जो अफगानिस्तान में है, वहां पर इनका जन्म हुआ। जन्म से ये बड़े मेधावी रहे, मतलब बचपन से ही इनके अंदर बहुमुखी प्रतिभा थी और उनके पिता ने ये भापा और उन्होंने इनको पढ़ने के लिए तक्षशिला भेजा। तक्षशिला कौन सी जगह मैं आपको बताता हूँ। तक्षशिला बिहार के पास एक जगह है और ये तक्षशिला यूनिवर्सिटी ये उस समय की यूनिवर्सिटी है जब राजा भरत, जो भगवान श्री राम के भाई थे, उन्होंने इस जगह की स्थापना करी थी। इस जगह पर इस विद्यालय का शिलान्यास किया था। तो ये इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी है और यहाँ पर चाणक्य आए और चाणक्य ने यहाँ पर अर्थशास्त्र, वेद और 24 भाषाओं का ज्ञान लिया और धातु शास्त्र में भी बहुत बड़ी महारत हासिल करी। आपको ये जानकर शायद हो सकता है हैरानी भी कि आज जो हम सिक्के इस्तेमाल करते हैं, जो कॉइन्स हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो चाणक्य की देन है। चाणक्य ने इन कॉइन्स को इजाद किया था क्योंकि वो एक बहुत बड़े मेटलॉजिस्ट थे। इसीलिए तो चाणक्य को हम एक अध्यापक के रूप में, एक टीचर के रूप में, एक ऑथर के रूप में, एक पॉलिटिशियन के रूप में, एक किंग मेकर के रूप में, किंग रॉयल एडवाइजर के रूप में जानते हैं। एक शब्द है अंग्रेजी में पॉलीमेथ। ये पॉलीमेथ काइंड के जो लोग होते हैं, वो पॉलीमेथ क्या होते हैं कि उनको ना बहुत सारी बहुआयामी लोग होते हैं। उनको हम पॉलिटिक्स में भी पढ़ते हैं, उनको हम इकोनॉमी में भी पढ़ते हैं, उनको हम सोशल साइंस में भी पढ़ते हैं, उनको हम हर जगह पढ़ सकते हैं। तो ऐसे ही जैसे अरस्तु थे, ऐसे ही महात्मा गांधी थे, ऐसे ही चाणक्य थे, ऐसे ही विदुर थे। पॉलीमेथ, उनके पास बहुत भरपूर मात्रा में हर चीज का ज्ञान हुआ करता था। तो आज हम उस कौटिल्य के बारे में, उस चाणक्य के बारे में जान रहे हैं जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी में आए थे पढ़ने के लिए और यहाँ पढ़ने के बाद वो यहीं पर अध्यापक हो गए। और जब वो यहाँ अध्यापक हो गए, तक्षशिला यूनिवर्सिटी पाटलिपुत्र जो कि मगध की राजधानी थी, मगध राज्य उस समय अध्ययन अध्यापन का, पढ़ाई लिखाई का एक केंद्र हुआ करता था।
पूरी दुनिया का, तो बहुत दुनिया भर से लोग आते थे, अर्थव्यवस्था यहाँ की बड़ी मजबूत थी। उसके बावजूद भी चाणक्य ने ये महसूस किया कि यहाँ के लोग कुछ खुश नहीं हैं। तो ये देख करके चाणक्य वहां के राजा धनानंद के पास गए। उस समय पूरे मगध पर, पूरे हिंदुस्तान पर जो राज हुआ करता था वो नंदन वंश का हुआ करता था। तो राजा धनानंद के पास जब चाणक्य पहुंचे तो चाणक्य ने कहा कि राजा का असली सुख राज्य के सुख में होता है, और हे धनानंद, तुम्हारे राज्य में प्रजा सुखी नहीं है। ये सुनकर के धनानंद को बहुत इंसल्टेड फील हुआ और धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती करके उसको राज्यसभा से बाहर निकाल दिया। तो जब ऐसा हुआ तो चाणक्य ने उससे बदला लेने के लिए, ऐसा कहा जाता है, ये एक स्टोरी है, और भी कुछ स्टोरीज हो सकती है, चाणक्य ने प्रतिज्ञा ली कि वो एक अच्छा शासक यहाँ पर बैठाएंगे। और फिर उसके बाद वो गांव में गए, बहुत समय तक उन्होंने सर्च किया, तो उन्हें एक लड़का मिला। उस लड़के का नाम चंद्र था। वो चंद्र नाम का लड़का एक बच्चों की टोली के साथ खेल रहा था। उसने एक सिंहासन बना रखा था और कुछ राजा, कुछ मंत्री थे, कुछ सेनापति थे। तो चाणक्य ने ऐसे सोचा कि इस बच्चे को अगर ट्रेन किया जाए तो इस बच्चे को यहाँ का राजा बनाया जा सकता है। 13 साल का छोटा बच्चा, 3 साल तक उसको ट्रेनिंग देने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में उसको एक अच्छा धनुधर, अच्छा महारथी बनाया गया। और उसके बाद राजा धनानंद के ऊपर उन्होंने विजय प्राप्त करी। तो ये सारी एक कहानी है जो चाणक्य के बारे में है। पर यहाँ पर सबसे मजेदार बात यह है कि चाणक्य के द्वारा जो राजा बनाया गया चंद्रगुप्त मौर्य, और वो राज ऋषि, राजगुरु बने, तो वो कभी भी महलों में नहीं रहे, वो कभी भी राजा के पास नहीं रहे, वो एक कुटिया में जाकर रहे, जंगल में रहे। तो वास्तव में चाणक्य जो है वो यूज ऑफ पावर, ताकत का सही इस्तेमाल करना जानते थे। तो ताकत का सही इस्तेमाल करना जानना चाणक्य की नीति में से एक है। और इसको अगर समझना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि जैसे कि एक शेर होता है जंगल का, एक सर्कस का शेर होता है और एक रिंग मास्टर होता है। तो रिंग मास्टर के पास एक चाबुक होता है, एक हंटर होता है, और वो उस हंटर को मारता है, और जो शेर होते हैं वो सीट पर आके बैठ जाते हैं, स्टूल पे खड़े हो जाते हैं, उतर जाते हैं, और वो कभी भी उस हंटर को, कभी भी शेरों को नहीं मारता। वो रिंग मास्टर कभी भी शेर को हंटर से नहीं मारता। क्यों नहीं मारता? क्योंकि अगर किसी दिन उसने उस चाबुक से, उस हंटर से शेर को अगर मार दिया तो शेर को ये पता चल जाएगा कि इस हंटर से उसको चोट नहीं लगती, और सारे शेर मिलकर के उस रिंग मास्टर को खा सकते हैं। तो पावर का सही इस्तेमाल उस पावर को इस्तेमाल ना करने में है, और यही वो ताकत है जिसको महात्मा गांधी ने समझा था। यही वो ताकत है जिसको आज के बड़े बड़े पॉलिटिशियन समझते हैं, और इसी ताकत को हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ रहते हुए चाणक्य ने समझा था। तो आज हम जिन 2 किताबों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे, वो पहली किताब है कौटिल्य अर्थशास्त्र, और दूसरी किताब है चाणक्य नीति। कौटिल्य अर्थशास्त्र में लगभग 6000 श्लोक हैं, 960 पेजों की ये किताब है, 15 इसके अंदर अध्याय हैं। और इस पूरी किताब के अंदर चाणक्य ने राजनीति के बारे में बात की है। और जो दूसरी किताब है चाणक्य नीति, उसके अंदर उसमें लगभग 300 श्लोक, 300 उक्तियां उसमें लिखी गई हैं, और उन उक्तियों के अंदर उसने जन सामान्य के लिए, जो आम नागरिक है, उनको कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा जीवन यापन करना चाहिए, जीवन में किन बातों को ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में जिक्र किया है। और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, और बिंदुसार के बाद अशोक के राज्य तक चाणक्य वहां के महामंत्री रहे थे। और देखिए, बड़ा मजेदार चीज है, जब पढ़ते हैं चाणक्य को तो पता लगता है कि चाणक्य ने जो फिलॉसफी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ यूज करी, वो फिलॉसफी उसने अशोक के साथ इस्तेमाल नहीं करी। वो चाणक्य ने नीति बिंदुसार के साथ इस्तेमाल नहीं करी। चाणक्य जब 92 लगभग साल के थे तो अशोक को उन्होंने 24 भाषाओं का ज्ञान दिया। उन्होंने 24 भाषाओं का ज्ञान चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं दिया, उन्होंने बिंदुसार को नहीं दिया, क्योंकि उन्हें ये पता था कि
यहाँ पर 24 भाषाओं का ज्ञान होना अशोक के लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि हिंदुस्तान जो पहले सिर्फ मगध तक सीमित था, आज वो जापान तक जा चुका है। तो अशोक जो चक्रवर्ती सम्राट थे, वो उनका जो वर्चस्व था वो जापान तक था। तो ऐसे अशोक को लोकल लैंग्वेजेस, जो भाषाएं होती हैं, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी था, जिससे कि वो पूरे राज्य को कलेक्ट कर सके, इकट्ठा कर सके। तो सही समय पर सही ज्ञान, सही नीति का इस्तेमाल करना चाणक्य ने सिखाया। और अब हम चाणक्य की जो पहली किताब है कौटिल्य अर्थशास्त्र, इसके बारे में बात करते हैं। कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंदर जो सबसे पहला श्लोक है, जो सबसे पहला सूत्र है, उसमें चाणक्य कहते हैं, देखिए सबसे पहली श्लोक में चाणक्य ने कहा, नमः शुक्र बृहस्पताय नमः। देखिए शुक्राचार्य कौन थे? शुक्राचार्य थे दैत्यों के गुरु। और बृहस्पति कौन थे? बृहस्पति थे देवताओं के गुरु। तो चाणक्य अपनी किताब की शुरुआत किनको नमः करके कर रहे हैं? सबसे पहले वो राक्षसों के गुरु को नमस्ते कर रहे हैं, और फिर उसके बाद वो बृहस्पति जो देवताओं के गुरु हैं उनको नमस्ते कर रहे हैं। इसका मतलब वो एक कूटनीतिज्ञ व्यक्ति हैं जो दोनों पक्षों के अंदर सामंजस्य बैठा करके रखते हैं। ये पहला उनका पहली वो चीज थी जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। और उसके बाद इनका पहला अध्याय, और पहले अध्याय का पहला श्लोक मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आज की बातचीत हम लोग इसी पर रखेंगे। और पहला श्लोक इसका है, अन्वेक्षकी यत्र वार्ता दंड श्वेता विधि विद्या। अब देखिए सबसे पहला शब्द है अन्वेक्षकी। ये अन्वेक्षकी जो है, ये अन्वेक्षकी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, और इसका मतलब है द आर्ट ऑफ थिंकिंग। आप कैसे सोचते हैं, प्रैक्टिकल फिलॉसफी, आप किस तरीके से चीजों को सोच पाते हैं। दूसरा शब्द इन्होंने कहा थिंक, बिल्कुल ठीक बात है। किस तरीके से आप सोचते हैं, चीजों को किस तरह से आप सोचते हैं। दूसरा शब्द इन्होंने कहा यत्री, वेद तराई, मतलब द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेदास। चाणक्य ने ये जो पूरा ग्रंथ लिखा अर्थशास्त्र, वो राजा के लिए लिखा, और राजा के लिए उसने पहले श्लोक में 4 सूत्र दिए, और उन्होंने ये कहा कि राजा किस तरीके से व्यवहार करे, राजा कैसे राज्य चलाए, कैसे सोचे, क्या पढ़े। तो उसमें सबसे पहले राजा को उन्होंने सीख दी अन्वेक्षकी, यानी वो कैसे सीखे, कैसे सोचे। तो इसके बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, पर इससे पहले हम लोग दूसरे, तीसरे और चौथे बिंदु के बारे में, जिसमें उन्होंने कहा यत्री वार्ता और दंड नीति, इसके बारे में 2 शब्द बोलता हूं। यत्री का मतलब है वेदतरायण। वेदतरायण मतलब वैदिक नीति के आधार पर विचार रखें, वैदिक नीति को ग्रहण करें, वेदों का पठन पाठन करें। दूसरा शब्द उन्होंने कहा वार्ता। वार्ता का मतलब है नॉलेज ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी। यहां पर नॉलेज, वार्ता का मतलब है नॉलेज ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमी। चौथा उन्होंने कहा दंड नीति। दंड नीति मतलब पॉलिटिकल साइंस एंड लॉ, एक राजा को कानून की जानकारी होनी चाहिए। तो ये 4 चीजों को लेकर के इन्होंने पूरा अर्थशास्त्र लिखा। और इसके जो पहले अध्याय का पहला शब्द है आन्वीक्षिकी, इसके ऊपर अब हम लोग थोड़ी बातचीत करते हैं। आन्वीक्षिकी 3 चीजों से मिलकर के बनी है, और इन तीनों चीजों का मैं थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि आज अगर पूरे सेशन में हम लोग सिर्फ आन्वीक्षिकी को अच्छे से मैं आप लोगों तक पहुंचा पाऊं, तो ये मुझे लगता है कि मेरे लिए एक सक्सेस रहेगी। आन्वीक्षिकी के अंदर 3 पहलू होते हैं। मतलब आप सोचिए कि सोचने की क्या कला होती है। चाणक्य सोचने की कला के बारे में बता रहे हैं। अब सोचने की कला क्या होती है समझिए। सबसे पहले सोचने के लिए आपको चाहिए होता है, अन्वेक्षकी के लिए सही दिशा में सोचने के लिए आपको चाहिए होता है संख्या। दूसरी चीज आपको चाहिए होती है योग, और तीसरी चीज चाहिए होती है लोकायत।
अब ये तीन चीजों के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। सबसे पहली चीज है संख्या। संख्या क्या होता है? रूट कॉज एनालिसिस। जब भी आप विचार करें, जब भी आप चिंतन करें, चिंता ना करें, चिंतन करें, तो रूट कॉज एनालिसिस करें। रूट कॉज एनालिसिस करें। इसके बारे में एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। चाणक्य वो व्यक्ति था, जब चंद्रगुप्त मौर्य राजा बने तो उन्होंने सबसे पहले इस दुनिया में एक कंसेप्ट लेकर के आए, जनगणना। उन्होंने सबसे पहले जनगणना शुरू करी और उन्होंने पूरे राज्य में कितने लोग मेरे राज्य में रहते हैं उनकी संख्या इकट्ठी करी और ये देखा कि कितने राज्य में लोग रहते हैं, वो कितने गांव हैं जिनमें वो रहते हैं, उन गांवों को कितनी पंचायतों में बांटा जा सकता है, वो प्रत्येक गांव क्या पैदा करता है, वो गांव किस लिए जाना जाता है, ये जानने की, संख्या को इकट्ठी करने की, एक डेटा इकट्ठा करने की कोशिश चाणक्य ने करी। और आन्वीक्षिकी का पहला सूत्र उन्होंने दिया संख्या। दूसरा सूत्र उन्होंने दिया योग। योग क्या करता है? योग आपका इनर रिफ्लेक्शन है। योग का अगर शाब्दिक अर्थ हम समझें तो हमें पता चलता है योग का मतलब है जोड़ना। पर आज के युग में अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो हम बहुत सारी चीजों के साथ अनावश्यक तरीके से योग जुड़े हुए हैं। जब हम अनावश्यक तरीके से बहुत सारी चीजों से जुड़े होते हैं तो योग पहले क्या करता है? योग पहले करता है डिटैच। सबसे पहले योग आपको डिटैचमेंट सिखाता है कि अनावश्यक चीजों से अपने आप को डिटैच करिए। तो योग क्या कर रहे हैं कि आपको डिटैच करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए ये एक बड़ा शरारती तत्व हमारे पास है जिसको मोबाइल कहते हैं। ये मोबाइल जो है, इससे डिटैचमेंट, आप यकीन जानिए कि मोबाइल से डिटैच होना 15 मिनट 20 मिनट एक बहुत बड़ा अभ्यास है आपके लिए। तो अगर हम योग करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें वियोग करना पड़ेगा उन चीजों के लिए जिन चीजों से हम लोग अननेसेसरी अटैच्ड हैं। तो योग हमें प्रोस्पेक्ट देता है नई चीजों को सीखने के लिए। जब हम आन्वेक्षिकी के साथ योग करते हैं, एक सही दिशा में योग करते हैं, तो योग सिर्फ वो शारीरिक क्रिया नहीं है, वो आत्मिक क्रिया भी है जो अंतर मंत्रण करती है, जो आपको अंदर से मथती है। तो योग करें। राजा के लिए उन्होंने कहा योग करें। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने कहा लोकायत। अब लोकायत क्या है? प्रत्यक्ष प्रमाण। आपके पास संख्या है, आपके पास योग है, अब आपको लोकायत करना है। बिलीव ऑन डेटा। डेटा पे बिलीव करें। कैसे करें? और पास्ट का रेफरेंस लेकर काम करें। अब मैं माफी चाहता हूं पर मैं यहाँ एक उदाहरण अपना दे रहा हूं कि जिस समय 2017 में ये किताब मेरे जीवन में आई, उस समय मैं आरबीसीसी सर्टिफिकेशन का कोर्स कर रहा था और मैंने उस समय पर मार्केट कैप टू जीडीपी, पीई, पीबी नया नया सीखा था। पढ़ा था पहले भी, बट ये नया नया सीखा था। जब मैंने ये सब चीजें नई नई सीखी और उसी समय मैं राधा कृष्ण पिल्ले को सुनना शुरू किया, मैंने अर्थशास्त्र मेरे पास आया, तो यकीन जाने मैंने इन तीन चीजों पर ही काम किया। कैसे काम किया? संख्या। सबसे पहले मैंने ये जो डेटा था, मार्केट कैप टू जीडीपी का था, पीई का था, पीबी का था, तो इस डेटा को मैंने इकट्ठा किया। फिर मैंने योग किया, इनर रिफ्लेक्शन, कि ये जो डेटा है इसको कैसे एनालाइज किया जा सकता है, इसके बारे में सोचा, शोध किया। फिर लोकायत, इसके ऊपर किस तरीके से आगे का रिफ्लेक्शन तैयार किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मैंने एक टूल बनाया मार्केट कैप टू जीडीपी को लेकर के, मार्केट प्रेडिक्शन टूल, तो वो बड़ा सक्सेसफुल रहा और मैं इसका पूरा क्रेडिट आन्वीक्षिकी को, संख्या, योग और लोकायत की नीतियों को देना चाहता हूं, क्योंकि ये उसी समय ये घटना घटित हुई थी जिस समय मैंने ये किताब पढ़ी थी। तो ये तीन चीजें आन्वीक्षिकी के ऊपर जो है चाणक्य ने बोली। और सही आन्वीक्षिकी क्या होती है, सही दिशा में सोचना क्या होता है, ये आखिरी एक उदाहरण आन्वीक्षिकी का मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, साझा करता हूँ। देखिए लगभग श्रीमद् भगवत गीता में लगभग 17 बार पढ़ चुका हूँ और मैं रोज पढ़ता हूँ गीता का एक अध्याय में से कुछ श्लोक मैं जरूर पढ़ता हूँ। और मैं इसीलिए वहां से एक उदाहरण लेकर के आया हूँ आपके लिए। गीता दो व्यक्ति पढ़ रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति गीता पढ़ रहा है और वो ये देख रहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को प्रोत्साहित किया लड़ने के लिए अधर्म के खिलाफ। उन्होंने अर्जुन को जो है एक गलत भावना के खिलाफ लड़ने के लिए
खड़ा किया, धर्म के लिए लड़ने के लिए खड़ा किया। और दूसरी तरफ एक व्यक्ति वो किताब पढ़ रहा है और वो ये सोच रहा है कि अर्जुन कृष्ण वो व्यक्ति हैं जिन्होंने भाई को भाई से लड़वाया, जिन्होंने मटेरियलिस्टिक चीज के लिए, एक राज्य के लिए भाई से भाई का खून करवा दिया। तो ये दो अलग अलग थॉट्स हैं। तो आन्वीक्षिकी क्या कहती है? आन्वीक्षिकी ये कहती है कि आप इन दोनों थॉट्स में से किस थॉट को सही तरीके से ग्रहण करते हो, यही आन्वीक्षिकी आपको सिखाती है। चलिए, ये हम लोग आन्वीक्षिकी के बारे में हम लोगों ने बातचीत करी। अब हम बहुत सारी बातें हैं चाणक्य के इस किताब के बारे में, पर अब हम दूसरी किताब जो चाणक्य नीति है, जो बेसिकली कौटिल्य अर्थशास्त्र का ही एक हिस्सा है, उसके ऊपर दो बात करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है पेरेंटिंग को लेकर के, लालन पालन, बच्चों का पालन कैसे हो, और इसके ऊपर एक बहुत अच्छा सेशन कनक जी ने भी करवाया था एक स्कूल के प्रोफेसर से, तो मुझे वो भी याद है। और पेरेंटिंग एक बहुत स्पेशल, बहुत एक खास चीज है, इसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा चाणक्य क्या कहते हैं इसके बारे में। ऑल्दो एक रिसर्चर हुए, उन रिसर्चर ने पेरेंटिंग के बारे में 6 गोल्डन रूल्स, प्रिंसिपल्स लिखे, और तब उनकी शादी नहीं हुई थी। तो जब उन्होंने 6 गोल्डन प्रिंसिपल्स लिखे, फिर उसके बाद उनकी शादी हुई, और शादी के बाद उनके 6 बच्चे हुए। और जब 6 बच्चे हुए तो उन्होंने एक और गोल्डन रूल जोड़ा कि नाउ आई एम हैविंग, बिफोर मैरिज आई हैव 6 प्रिंसिपल एंड नो किड, नाउ आई एम हैविंग 6 किड्स और नो प्रिंसिपल। क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अलग है, हर पेरेंटिंग अपने आप में अलग होगी, इसलिए तो इसके ऊपर कोई एक सूत्र काम नहीं करेगा। पर क्योंकि चाणक्य एक बहुत अच्छे फिलोसोफर थे और उन्होंने जो बात बोली वो आज अगर मैं आपके सामने बोलता हूं तो आपको आज वो उतनी ही सारगर्भित, उतनी ही इंपॉर्टेंस रखती हुई दिखाई देगी। देखिए चाणक्य इस पे क्या कहते हैं। चाणक्य कहते हैं कि जन्म के 5 साल तक बच्चे का लालन पालन प्रेम और प्यार से करो, उसे लाड़ दुलाड़ सब कुछ दो, बहुत प्रेम दो। अब मान लो आप 50,000 रुपए का मोबाइल खरीद के लाते हो और वो बच्चा 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का उस मोबाइल को तोड़ देता है, उसको डांटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे नहीं पता कि उसने क्या किया है। तो वो सिर्फ प्यार और सिर्फ प्यार का अधिकारी है। 5 साल के बाद के 10 साल, 5 साल के बाद के 10 साल उसको ताड़ो। अब ताड़ने के यहाँ पे बड़े सारे अर्थ होते हैं। ताड़ने का एक अर्थ होता है परखना, और ताड़ने का एक अर्थ होता है लताड़ना, डांटना, ना करना। तो अगले 10 साल यानी 15 साल की उम्र तक बच्चे को ना सुनने की आदत डालें, ऐसा चाणक्य कहते हैं। और जब बच्चा 15 साल का हो जाए उसके बाद उस बच्चे को दोस्त बना दें, फिर उसके साथ फ्रेंडशिप कर लें, दोस्ती कर लें। तो ये चाणक्य नीति का सूत्र है पेरेंटिंग के बारे में। और अब आखिरी एक बात हम लोग करेंगे राजा, अग्नि और सांप के बारे में, जो चाणक्य ने बहुत अच्छे से कही है। और इस बात को करके हम लोग इस पूरे सेशन को, जो मेरा सेशन है, उसको समाप्त करेंगे। राजा के बारे में ये 3 चीजें, राजा, अग्नि और सांप, इन तीनों का विशेष ध्यान रखने के लिए चाणक्य कहते हैं। और इनके साथ जब भी आपका कनेक्ट बने, जब भी आप इनके साथ रूबरू हो, तो कुछ चीजों का विशेष ध्यान रखना होता है। अब आप देखिए, जब हम राजा बोलते हैं तो शायद राजा जब बोलते हैं तो आपका ध्यान एकदम से जाता होगा राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री की तरफ। और वास्तव में यहाँ पर चाणक्य राजा किसे कह रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, अग्नि किसे कह रहे हैं ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, और सांप किसे कह रहे हैं ये भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर सबसे पहले सुनिए राजा के साथ जब भी संपर्क हो तो आप सावधानी बरतें। मतलब एक राजा आपको राजा बना सकता है और एक राजा आपको खत्म करवा सकता है, तो बहुत सावधानी की जरूरत है। अग्नि जो आग है वो आपका खाना पकाने का काम करती है और आपका खाना जलाने का काम भी कर सकती है। एक आग आपके घर को वार्म भी रख सकती है और वही आग आपके घर को जला भी सकती है, तो आग का विशेष ध्यान रखें। तीसरा सांप एक जहरीला प्राणी है, तो इसीलिए चाणक्य कह रहे हैं कि सांप का विशेष ध्यान रखें। ये एक सामान्य विचार हुआ। अब देखिए इसके साथ में आन्वीक्षिकी को जोड़ता हूं, और आन्वीक्षिकी को जोड़ने के बाद राजा, अग्नि और सांप का किस तरीके से विश्लेषण
चाणक्य करते हैं, अब मैं आपको वो बताता हूं। ये पूरा जो शरीर है, ये जो पूरा शरीर है वो ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य में बटा हुआ है। ब्राह्मण है ये हिस्सा, दिमाग, ठीक है। अब आप राजा समझिए, आपने देखा होगा अकबर बीरबल, आपने देखा होगा चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य, आपने देखा होगा विदुर, विदुर एक मंत्री थे, ठीक है, आपने आपने मंत्रियों को देखा हो। तो हमारे देश के अंदर एक प्रथा है कि राजा जो होता है वो क्षत्रिय होता है, और राजा की नीतियां जो बनाता है वो एक अलग व्यक्ति होता है। जैसे कि हमारे देश के अंदर राजा कौन है? राष्ट्रपति, और जो वास्तव में उसके पीछे जो काम कर रहा है वो है प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री एक ऐसा व्यक्ति है जो दिमाग चला रहा है। तो हमारे शरीर में अगर आप राजा देखें तो वो दिमाग है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप अपने दिमाग के साथ बैठें, बातचीत करें, तो अन्वेक्षिकी के साथ, यानी चिंतन के कौशल के साथ बातचीत करें। जब भी चिंतन करें तो चिंता करें, चिंतन करें, चिंता ना करें। और चिंतन करने का सही तरीका क्या बताया था? संख्या, योग और लोकायत, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तीसरी चीज उन्होंने बताई अग्नि। अग्नि आग से समझी जाती है, और अग्नि का दूसरा रूप है ऊर्जा। जब हम अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करें तो बहुत सोच समझ के ऊर्जा का इस्तेमाल करें, क्योंकि वो ऊर्जा आपका दमन भी कर सकती है और वो ऊर्जा आपको उत्थान भी कर सकती है। तो ऊर्जा का इस्तेमाल करते हुए सावधानी की जरूरत है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सांप। सांप एक बहुत अच्छा शत्रु होता है, क्योंकि दुनिया में हर जगह सांप पाया जाता है, शेर नहीं पाया जा सकता। तो सांप एक बहुत बड़ा शत्रु होता है, और कुछ लोगों को तो इतना फोबिया होता है कि 90% सांप जो है वो जहरीले नहीं होते, पर अगर सांप काट ले तो आदमी बिना सांप के जहर के ही मर जाता है। तो सांप एक बहुत बड़ा फोबिया है। तो जब आप मिलिट्री में जाते, जब आप डिफेंस में जाते हो, तो वहां डिफेंस में आपको स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है कि आप सांप को कैसे पकड़ें, सांप पर कैसे काबू पाएं। क्यों? क्योंकि सांप एक ऐसा जीव है, अगर आपने उसके जहर को काबू कर लिया, आपको ये पता चल गया कि उस सांप के जहर को कैसे काबू किया जा सकता है, उसको कैसे पकड़ा जा सकता है, तो उसका जहर निकालने के बाद वो पूरा सांप कच्चा ही खाया जा सकता है। और आप अगर आप मिलिट्री में, अगर आप सैनिक हैं, आप सोल्जर हैं, आप किसी जंगल में हैं, आप ऐसी स्थिति में हैं जहां पर फूड सप्लाई नहीं हो रही है, तो आपके पास खाने के लिए कोई साधन नहीं है। आप अगर फल या फूल देख करके खाएंगे तो वो जहरीला हो सकता है, कोई रंगीन फूल जहरीला हो सकता है। पर सांप के साथ एक सबसे अच्छी बात यह कि सांप का जहर सिर्फ उसके फन में होता है। अगर आपको उसको काबू करना आ गया तो पूरा सांप, उसकी खाल उतारने के बाद आप कच्चा खा सकते हैं बिना पकाए। तो सांप जो सबसे बड़ा शत्रु है, उसका आप कैसे इस्तेमाल करें, यही चाणक्य नीति में बताया गया है कि आपका शत्रु जो है, उस शत्रु का अगर आप सही इस्तेमाल करना जान गए तो आप एक बहुत बड़े योद्धा हो सकते हैं, आप एक बहुत बड़े नीतिकार हो सकते हैं। तो ये राजा, अग्नि और सांप आन्वीक्षिकी के साथ जब जोड़ा जाए तो इसका विश्लेषण कुछ इस प्रकार से होगा। तो मेरा यहाँ पर समय भी लगभग पूरा हो रहा है, और मैंने कोशिश करी कि चाणक्य और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बारे में हम लोग उसकी खास तौर से अन्वीक्षिकी के बारे में हम लोग बातचीत करें, चाणक्य नीति के बारे में हमने बातचीत करी। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कनक जी को कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और इस ऑडियंस को जिन्होंने मुझे सुना, और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मैं माफी मांगना चाहता हूँ कि मेरे पास कोई आज प्रेजेंटेशन नहीं है। मैं खुद ही बस आपके सामने जो है इस किताब के साथ प्रेजेंट हूँ, और मेरे पास कोई प्रेजेंटेशन नहीं है, क्योंकि इस किताब ने मुझे इतना प्रभावित किया, आप यकीन जाने। ये हालांकि मोटी किताब है, और मैंने इस किताब के 960 पेज अभी तक पूरे नहीं पढ़े हैं, पर मैं जहां तक इसको पढ़ पाया हूँ, मैंने बहुत कोशिश करी कि इसको प्रैक्टिकल लाइफ में जो है किस तरीके से उतारा जा सकता है। और आप यकीन जाने कि इस किताब को बहुत हद तक प्रैक्टिकली आप अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस किताब को पढ़ें,
चाणक्य को जाने। राम से बड़ा राम का नाम, चाणक्य से बड़ा चाणक्य का नाम और उसका काम इस किताब में लिखा गया है। तो धन्यवाद, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया और मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ समय बिताया। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Varun. As always, this has been a phenomenal session. और